टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। और देखिए, ये छठा टेस्ट सीरीज़ है बिहार एसएससी के लिए। इसके पहले 5 टेस्ट सीरीज़ का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है और यहाँ से देखिए, इसका पहला प्रश्न है कि ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं यहाँ से कि लेक सुपीरियर झील कहाँ स्थित है, जो ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। तो इसका सही जवाब है कि लेक सुपीरियर जो झील है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसका सही जवाब है। और इसका जो क्षेत्रफल है ये 82,100 वर्ग किलोमीटर है। सुपीरियर लेक जो है कि विशेष करके यूएसए और कनाडा के मध्य में स्थित हैं। जबकि वही अगर हम बात करें भारत में, तो देखिए भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की जो झील है वो बुलर झील है, जो कश्मीर में है। और भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील वो चिल्का झील है, जो ओडिशा में है। और वो एक प्रकार का लैगून झील भी है और वहाँ पर नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। इसके बाद से अब इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। और इसका सही जवाब है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। और भारत में जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1956 से लेकर के और 31 मार्च 1961 तक चली थी। और यह योजना जो है कि पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य उद्देश्य था देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तेज करना। नेक्स्ट यहाँ से है कि निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब है कि मैडम क्यूरी जो है, मैडम क्यूरी को कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी को संयुक्त रूप से वर्ष 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में तथा वर्ष 1911 में मैडम क्यूरी को रसायन के क्षेत्र में रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ये नेक्स्ट प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था उसमें गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो सही जवाब इसका है एनी बेसेंट ने उसका नेतृत्व किया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो धरासना है, ये एक जगह था धरासना जो है, धरासना स्थान उस आंदोलन का मुख्य केंद्र हुआ था, मुख्य केंद्र बिंदु था। और गांधी जी ने नमक आंदोलन में तेजी लाने के लिए धरासना की नमकशाला पर नमक बना करके नमक कानून को तोड़ने का निश्चय किया था। किंतु इसके पूर्व ही गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था 5 मई 1930 को और यरवदा जेल में उन्हें भेज दिया गया था। और इसके बाद से सरोजिनी नायडू और इमाम साहब ने ये आंदोलन का नेतृत्व किया था। और सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। और इसके बाद से इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है, यानी कि ग्राम पंचायतों को कौन सा टैक्स लगाने का प्रावधान नहीं दिया है या इसको शक्ति नहीं है। तो देखिए, ग्राम पंचायत जो है कि वो कृषि कर नहीं लगा सकता है, यानी कि ग्राम पंचायतों को जो टैक्स लगाने की शक्ति दी गई है इसके अंतर्गत वो होल्डिंग टैक्स लगा सकते हैं, व्यवसायों पर और व्यापारियों पर कर लगा सकते हैं, जल पर लगा सकते हैं टैक्स, और प्रकाश शुल्क, स्वच्छता शुल्क और इन सभी विषयों पर वो जो है कि टैक्स लगा सकते हैं। और जबकि जो आय कर इनकम टैक्स जो होता है वो भारत सरकार के द्वारा लगाया जाता है। और नेक्स्ट है यहाँ से कि यानी कि ऑप्शन के अनुसार आप देख सकते हैं कि कृषि कर नहीं लगा सकते हैं, बाकी स्वच्छता कर, प्रकाश शुल्क और जल कर ये सभी जो हैं कि ग्राम पंचायतें वो इस विषय पर टैक्स लगा सकती हैं। और नेक्स्ट है कि खासी भाषा इस किसमें सम्मिलित है, ये बताना है। खासी भाषा किसमें सम्मिलित है, तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की यानी कि मोन खमेर शाखा की में सम्मिलित है, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब है। और जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में सम्मिलित जो भाषाएं हैं वो झारखंड, असम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्सों में बोली जाती हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो जो एशियाटिक जो हैं यानी कि भाषा परिवार की सबसे बड़ी भाषा है जो संथाली भाषा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। और इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रावधान किया गया है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। भारतीय संविधान से में और भी जो है कि कई जो विषय हैं या कई प्रावधान हैं वो अन्य देशों से लिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें से जो अमेरिका है, अमेरिका से मूल अधिकार को लिया गया है, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को लिया गया है,
यानी कि विधि का जो शासन है या एकल नागरिकता वो ब्रिटेन की संविधान से हैं, जबकि यहाँ से जो रूल्स हैं मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन का ये प्रावधान लिया गया है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्म कौन सी है, ये अगला प्रश्न है। और भारत में अरेबिका जो है ये किस्म है जो अधिकतम कॉफ़ी उगाने वाली किस्म है, यानी कि भारत में अरेबिका है। और कॉफ़ी भारत में सबसे अधिक जो होता है वो कर्नाटका में होता है, और चाय का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो असम में होता है, और सबसे उत्तम किस्म जो है वो चाय की है वो दार्जिलिंग में उत्पादन होता है। भारत में जो सबसे उत्तम किस्म की जो चाय होती है वो पश्चिम बंगाल यानी कि दार्जिलिंग में उसका उत्पादन होता है। और नेक्स्ट है कि किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया था, ये 9वां प्रश्न इसका है। और इसका सही जवाब है, देख सकते हैं आप, कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति हुई थी भारत में, यानी कि 1967 से 1967 के बीच में हरित क्रांति की शुरुआत माना जाता है भारत में, और उस समय तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी। और उसी योजना के अंतर्गत कृषि का एक रूपरेखा तैयार किया गया था और जो हरित क्रांति के रूप में बदल गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1961 से लेकर के और 1966 थी, और इस बीच में 1966 से 1967 के बीच में ये हरित क्रांति का दौर हुआ था भारत में, जिसमें गेहूं की पैदावार में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ये कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, और जो विकल्प दिए गए हैं उसके अनुसार शिवाजी सागर झील जो है ऑप्शन बी में दिया गया है, वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। ऐसे भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम जो झील है वो गोविंद सागर झील है, और यानी कि यह झील जो है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित है, और यह जो है कि सिक्किम राज्य में स्थित है। और जबकि लुनार झील जो है वो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है, और ये खारे पानी की झील है, और इसका निर्माण जो हुआ था वो उल्का पिंड के गिरने से पृथ्वी के टकराने के परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ था। जबकि लोकटक जो झील है वो मणिपुर में है, और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये। इस तरीके से यहाँ से देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से हम देखते हैं कि भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। ये 11वां प्रश्न है, और सही जवाब है इसका 1904 में ये पारित किया गया था। और लॉर्ड कर्जन के समय में ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी। और इसके बाद हम देख सकते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्नों को देख सकते हैं। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का एक संघ बताया है, और इसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, और राज्यों को केंद्र बनाया गया है। और राज्यों, जबकि देखिए भारत राज्यों का संघ है, राज्यों को केंद्र ने बनाया है, राज्यों ने केंद्र को नहीं बनाया है। भारतीय संविधान का जो पहला भाग है उसमें अनुच्छेद 1 में ये भारत के राज्य प्रक्षेत्र का वर्णन किया गया है, जबकि भारत का जो संविधान का भाग 2 है अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान है, और यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। उसके बाद से नेक्स्ट इसका प्रश्न यहाँ से देखते हैं। 13वां प्रश्न होगा, यहाँ से देख सकते हैं आप कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके। ये 13वां प्रश्न है, और इसके लिए है कि 14 दिनों के अंदर उसकी स्वीकृति अगर नहीं देती है, यानी कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिनों के अंदर स्वीकृति नहीं देती है तो दोनों सदनों द्वारा उसे पारित मान लिया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। और इसमें हम नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि इसके साथ इसमें कुछ और बिंदुओं को जान सकते हैं कि जो धन विधेयक होता है वो सबसे पहले लोकसभा में ही लिया जा सकता है, और धन विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से लाया जाता है। और धन विधेयक पर राज्यसभा का सुझाव या सुधार को मानना या नहीं मानना लोकसभा की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती थी। ये नेक्स्ट प्रश्न है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो तुलना है वो बिस्मार्क से किया जाता था, और आप जानते हैं कि बिस्मार्क में जर्मनी का एकीकरण किया था और वह एक महान राजनीतिक भी था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी भारत का एकीकरण किया था। याद कीजिए जब 562 देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया था, और काफ़ी सहजता के साथ, और उसके साथ उनको काफ़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा था। और सरदार पटेल ने सभी देशी रियासतों को किसी तरह से समझा बुझा करके भारतीय संघ में विलय किया था, यानी कि भारत का एकीकरण किया था, और इसलिए उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं, और उसकी तुलना बिस्मार्क से की जाती है। नेक्स्ट इनका प्रश्न है, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु आदित्य L1
अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब उसको लॉन्च किया गया था? ये करंट अफेयर का प्रश्न है और इसे 2 सितंबर और 2023 को लॉन्च किया गया था। और ये आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। और आप जानते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है, और जबकि पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर है। यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? ये 16वां प्रश्न है, यानी कि किसी वस्तु का जो पूंजी तथा उत्पादन का जो माप होता है वो उसके प्रति इकाई में निर्दिष्ट पूंजी की राशि का माप होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब है। और इसका नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। ये किसके द्वारा रीट जारी किया जाता है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा यानी कि रीट जारी किया जाता है। ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि और जबकि इसमें देख सकते हैं कि जो मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो उस पर उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही रीट जारी कर सकते हैं इस तरीके से। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि 69वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने है और आप देख सकते हैं इसके लिए सही जवाब है कि ऑप्शन डी है, यानी कि अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। और ये उनको किस लिए दिया गया था? तो जो पुष्पा जो पिक्चर है उनके लिए दिया गया था। और ये जबकि 64वां जो फिल्म पुरस्कार दिया गया था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उसमें अजय देवगन को ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माना गया था। इसका नेक्स्ट है कि गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही जवाब है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर जो इसके लेखक हैं। और चंपारण का जो किसान सत्याग्रह हुआ था अप्रैल 1917 में प्रारंभ हुआ था, और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में भी पहला प्रयोग किया था और चंपारण की धरती पर किया था। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में तकला मकान ये मरुस्थल स्थित है? तकला मकान ये मरुस्थल कहाँ स्थित है, किस देश में है? और इसका सही जवाब है कि ये चीन के सिक्यांग प्रांत में स्थित है, सिक्यांग जो प्रांत है चीन का। और जबकि गोबी जो मरुस्थल है वो मंगोलिया में है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी होगा, चीन में है ये, और गोबी मरुस्थल होगा वो मंगोलिया में है। नेक्स्ट है कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? मानचित्र बनाने का जो विज्ञान है उसको कार्टोग्राफी के नाम से जानते हैं। और मानचित्र के विज्ञान यानी कि जो कार्टोग्राफी में मानचित्र का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है, बताना है। मुद्रास्फीति होती है तो उसके अंतर्गत क्या होता है? तो मुद्रा का मूल्य जो है वो घट जाता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न ये पहला ऑप्शन इसके लिए सही है। और मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है कि अधिक मुद्रा खर्च करना पड़ता है जब वस्तु खरीदते हैं, अर्थात वस्तु के क्रय के अतिरिक्त मुद्रा जो है कि चुकाना पड़ता है। और एक सीमा तक मुद्रास्फीति लाभदायक हो सकती है, जबकि अधिक जो मुद्रास्फीति होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती हैं। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बाजार में तरलता को कम करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? ये नेक्स्ट प्रश्न है, 23वां प्रश्न इसका है। और इसका सही जवाब है कि किरण जॉर्ज ने ये पुरस्कार जीता है, और ये पुरुष हैं यानी कि पुरुष वर्ग में इन्होंने जीता है। और नेक्स्ट है कि इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किरण जॉर्ज ने जापान के ये तकाहाशी को हरा करके जीता है। और इसका नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देख सकते हैं। 24वां इसका प्रश्न होगा कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन कहाँ स्थित है? यानी कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1976 में की गई थी। इस तरीके से इसका नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देख सकते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भारत में तापीय बिजली का जो उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब है। और भारत में कोयला से सबसे अधिक बिजली प्राप्त किया जाता है, और हम जानते हैं कि कोयला को काला हीरा कहते हैं, और पीट कोयला जो होता है वो कम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। तो इसके बाद से इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये इसका ऑप्शन डी सही है, यानी कि आचार्य JV कृपलानी जो हैं उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब माउंटबेटन योजना यानी कि 3 जून 1947 में जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त किया उस समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय थे। और
उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे ये आचार्य JB कृपलानी थे। और अब जानते हैं कि माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत को आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 27वां प्रश्न है। और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। और जबकि राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष फिक्स किया गया है। ग्राम पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम जो आयु है वो भी 21 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 35 साल होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह विचार किसने विकसित किया था कि संसाधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। ये 28वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने संसाधनों और पर्यावरण और प्रकृति से संबंधित अपने बहुत से विचारों को व्यक्त किया था। और गांधी ऐसा मानते थे कि जैसे संसाधन होगा वैसा साधन होगा वैसे ही फल होगा। और गांधी का यह भी मानना था कि जैसा बीज बोया जाएगा वैसे ही फूल खिलेंगे, यानी कि संसाधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। ये विचार जो है महात्मा गांधी के थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा था स्वाद का जो वास्तविक स्थान है वो जीवा नहीं है बल्कि मन है। और इसका सही जवाब है, यानी कि ये भी महात्मा गांधी का ही कथन है। नेक्स्ट है यहाँ से कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे। ये 30वां इसका प्रश्न है और सही जवाब इसका है 42वां जो संशोधन हुआ था 1976 में। और इसके तहत ये भारत का जो उद्देशिका था, यानी कि संविधान संशोधन उद्देशिका में ये प्रस्तावना में जो है कि एक बार परिवर्तन किया गया था। इसका नेक्स्ट प्रश्न है और 31वां प्रश्न है कि संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल सबसे अधिक नहीं होना चाहिए। कितने महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए? इसके लिए 6 माह से अधिक का इसमें अंतराल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट है कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर ये किस धर्म के हैं। ये 32वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि हिंदू, बौद्ध और जैन ये तीनों ही धर्म के जो है कि मंदिर एलोरा के गुफाओं में अवस्थित हैं। और एलोरा का जो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। तो उस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है यहाँ से कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था। तो अकबर के दरबार में तानसेन जो है कि वो संगीतकार थे, एक प्रसिद्ध संगीतकार थे और उनका जो मूल नाम था वो रामतनु पांडे था। और तानसेन जो है वो स्वामी हरिदास के शिष्य थे। सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, यानी कि किस अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्तता काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई थी। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो प्रांतीय स्वायत्तता थी। और भारत शासन अधिनियम में प्रशासनिक सुधार से संबंधित अंतिम एक्ट जो है कि वो भारत शासन अधिनियम 1935 था। और इस समय जो है कि ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण एक्ट था ये भारत शासन अधिनियम 1935। और इसी एक्ट के द्वारा प्रांतों को अधिक अधिकार प्रदान किए गए थे, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है कि म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है। म्यांमार की जो मुद्रा है वो क्यात है, यानी कि सही जवाब ऑप्शन बी में दिया हुआ है। और इसमें नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि और भी कुछ देशों की मुद्राएं हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए बहत जो है, ये बहत जो मुद्रा है वो थाईलैंड की है। और इसके बाद से टुगरिक जो है, ये टुगरिक कहाँ का है, तो ये मंगोलिया की मुद्रा है टुगरिक। और क्यात जो है ये कहाँ की मुद्रा है, और ये जो देखिए ये तो है म्यांमार की मुद्रा हो गई। और ये नगुल्ट्रम जो है वो भूटान की मुद्रा है। इस तरीके से नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। और उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। और लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत के प्रथम वायसराय भी था, यानी कि। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं। महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से था, तो शाक्य वंश के ये, यानी कि शाक्य वंश से संबंधित है वो। और आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध जो है कि बौद्ध धर्म के तीर्थकर हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। और उनका जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और वो शाक्य क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। बचपन का नाम था इनके, यानी कि उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं यहाँ से कि इसका 37वां प्रश्न है कि 38वां प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेंगी, यानी कि
सूर्य की ऊर्ध्वाधर जो किरणें हैं किसको नहीं मिलेगी, और इसका ऑप्शन है यानी कि श्रीनगर। श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेंगी। सूर्य की जो ऊर्ध्वाधर किरणें हैं उन्हीं स्थानों या क्षेत्रों को मिलती हैं जिनकी स्थिति ग्लोब पर 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच होती हैं। जबकि श्रीनगर का जो ये है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, जिस कारण से उसे ऊर्ध्वाधर किरणें प्राप्त नहीं हो सकती हैं। और हम जानते हैं कि श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि किस दशक में दर्ज की गई थी। 39वां प्रश्न है और सही जवाब है 1911 से लेकर के 1921 के बीच में भारत की जो जनसंख्या दर है वो निगेटिव थी। और इसका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जैव और नवीकरणीय है। ये अगला प्रश्न है कि कौन सा जो संसाधन है वो अजैव है और नवीकरणीय है। और इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन सी जो है, यानी कि जल जो है वो एक प्रकार का अजैव और नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। और इसके लिए सही जवाब है कि जो पानीपत हैं, खुर्जा, रोहतक, ये जो है कि आते हैं राजधानी क्षेत्र में आते हैं, जबकि मथुरा जो है वो नहीं आता है। इसका सही जवाब है मथुरा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जानते हैं। बृहद गंगा के नाम से किसे जानते हैं, तो देखिए गोदावरी नदी को बृहद गंगा कहा जाता है। और ये दक्षिण भारत की जो नदी है ये दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को नदी को कहते हैं। इस तरीके से इसका सही जवाब 42 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है कि तंजानिया की राजधानी बताना है। तंजानिया की राजधानी कहाँ है, और ये डोडोमा है जो कि ऑप्शन डी में है। और इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं, जो देखिए यहाँ से दिया हुआ है केन्या की राजधानी जो ये नैरोबी होता है, और जो जाम्बिया है उसकी राजधानी लुसाका है, और इसी तरह से जो युगांडा है उसकी राजधानी कंपाला है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं। तो देखिए ये जो 10 डिग्री चैनल हैं ये दोनों को अलग करने का काम करता है। ऑप्शन ए इसके लिए सही जवाब है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं, और इस तरीके से जो उसकी जो राजधानी है अंडमान निकोबार की, वो राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर में है। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची जो चोटी है वो सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। 45वां प्रश्न है, बोगोटा किस देश की राजधानी है, और इसका सही जवाब है कोलंबिया। ये कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। आतंकवाद से पीड़ित अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो हर साल किस तिथि को मनाते हैं, तो सही जवाब है यानी कि 21 अगस्त को मनाया जाता है। और इस तरीके से 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस भी मनाया जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए कुछ और भी देश जो है उसकी राजधानी को हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अभी कुछ जो देखिए बोलीविया जो है उसकी राजधानी कहाँ है, तो बोलीविया की राजधानी है वो लपाज है। जबकि जो लाइबेरिया है उसकी राजधानी मोनरोविया है, और गाम्बिया है उसकी राजधानी जो है वो कहाँ है, तो बंजूल है। तो इस तरीके से अब इसका नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देख सकते हैं कि डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्रा पुस्तक के लेखक कौन है। डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्रा पुस्तक के लेखक कौन है, तो सोना नारायण इसका सही जवाब होगा। और इस पुस्तक में मौर्य और गुप्त अवधि के दौरान बिहार के शास्त्रीय नृत्य के विकास का विश्लेषण किया गया है। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लंच मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है। 48वां प्रश्न है, और इसका सही जवाब है स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित हैं। और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा मेडिकल कॉलेजों के सुधार के लिए मिशन परिवर्तन के तहत अस्पतालों को मेरिज फ्रेंडली बनाया गया है ताकि साफ़ सुथरा माहौल रहें। और इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज को किस सूची में सम्मिलित किया गया है, तो ये राज्य सूची का विषय होता है पंचायत जो होता है यानी कि। और इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसका जो जन्म दिवस है, तो देख लीजिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि वो आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। 51वां प्रश्न है, और इसका सही जवाब है आयन मंडल जो है उसके लिए सही जवाब होगा। और आयन मंडल जो है वो संचार मंडल के लिए आदर्श मंडल है, यानी कि इसमें जो है कि जो भी संचार की जो क्रियाएं होती हैं वो यानी कि रेडियो तरंगे जो हैं
ये विशेष करके आयनमंडल में होती हैं और ये संचार के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। इसका नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न हम देख सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, ये विज्ञान के कुछ प्रश्न हैं। 52वां प्रश्न यहाँ से है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब है, यानी कि पीवीसी जो थर्मोसेटिंग है वो सुमेलित नहीं है। पीवीसी जो है थर्मोप्लास्टिक हैं, तो इस तरीके से। और यहाँ से नेक्स्ट है कि विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है। ये 53वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है प्रकाश का वेग जो है वो सापेक्ष नहीं होता है, यानी कि विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो सापेक्ष होता है। और नेक्स्ट है कि गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, इसका क्या कारण है। और इसका कारण ये है कि यह जो है कि क्या होता है कि इनफ्लेमेबल होता है, यानी कि अदाह्य गैसें होती हैं। इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ से कि निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है। ये 55वां प्रश्न है और यहाँ से आप देख सकते हैं और इसका सही जवाब है वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो 1 के निकटतम होता है। और इसमें जो अलग अलग पदार्थों का जो अपवर्तनांक होता है वो अलग अलग होता है। इसमें आप देख सकते हैं जो पानी का जो अपवर्तनांक होता है, पानी का अपवर्तनांक यानी कि 1 से ज़्यादा ही है, यानी कि 1.33 होता है। जबकि जो बर्फ़ होता है उसका भी जो अपवर्तनांक है 1.31 होता है। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है यानी कि 2.414 होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि माणिक के यानी कि रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं। माणिक की जो होता है वो किसके ऑक्साइड हैं, तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, यानी कि माणिक्य और रूबी। इस तरीके से एल्युमिनियम इसका सही जवाब है। जब आप जान सकते हैं कि एल्युमिनियम का जो एस्क होता है बॉक्साइड इसका एस्क होता है और इसकी परमाणु जो संख्या होती है वो 13 होती है एल्युमिनियम की। नेक्स्ट है यहाँ से कि एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, किस में बताना है। और इसका सही जवाब है कि विद्युत ऊर्जा में उसे परिवर्तित किया जाता है। और नेक्स्ट है यहाँ से कि यूस्टोकिनलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है। और इसका सही जवाब है कि मानव शरीर के कान में स्थित होता है ये, और यह कान, नाक और गले को जोड़ने का काम करती हैं। इस तरीके से इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन बी होगा, यानी कि कान में होता है ये। और नेक्स्ट यहाँ है कि यदि मनुष्य की एक ही आँख होती तो क्या होता। अगर मनुष्य की एक ही आँख होती तो क्या होता कि वह दृश्य क्षेत्र कम हो जाता, यानी कि त्रिविमीय प्रतिबिंबी दिखाई नहीं देती। यानी कि ऑप्शन 20 इसके लिए, यानी कि ऑप्शन 20 और सी दोनों ही इसके लिए सही हैं। यानी कि दृश्य क्षेत्र यानी कि जितने जो है कि दृश्य क्षेत्रों को हम देख पाते हैं उतना कम हो जाता है और जो 3 डायमेंशनल फिगर को हम नहीं देख पाते। नेक्स्ट है कि रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। रुधिर का स्कंदन करने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के इसके लिए सही जवाब है। यानी कि रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के जो है वो सहयोग करता है। और नेक्स्ट है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सही मेल है, किसका सही मेल है बताना है। देखिए इसमें जो ऑप्शन डी है यानी कि हाइपोटेंशन जो है वो दिल का दौरा से संबंधित है, इसको हाइपोटेंशन कहते हैं। जबकि ये बाकी जो ऑप्शन है वो सब सही मेल उसमें नहीं है, यानी कि सिर्फ इसका यही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इसका है कि अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जिनका ताप नियत नहीं रहता है तो उनके शरीर का जो तापमान होता है वो वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट है कि एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो यानी कि एक सूची होती है जिसमें आरएनए होता है, और इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया हुआ है, एक सूची आरएनए। ये जो है कि एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ हैं। और आप जानते हैं कि HIV जो है कि एक रेट्रो वायरस है, जिसका अर्थ है कि यह एकल रेशीय आरएनए को अपनी आनुवांशिक सामग्री के रूप में ले जाता है और एड्स के जो रोगी हैं उसकी प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। और HIV जो है कि वायरस जो होता है वो एड्स के लिए जिम्मेवार होता है। इसका नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ और प्रश्न है, देख लीजिए जल्दी से। इसमें देखिए इसका 64वां प्रश्न है कि विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ये 64वां प्रश्न है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसका सही जवाब है कि उसको यानी कि उसमें नियॉन का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है कि खाद्य श्रृंखला के क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव यानी कि जो जीव विष की सांद्रता कहलाती है, क्या कहलाती है, और इसमें जैव आवर्धन के नाम से उसे जाना जाता है। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है। परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, और ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब है कि ताप नाभिकीय
संलयन के प्रचालन में उसका उपयोग किया जाता है। और इसका प्रश्न है कि एक जो है कि ताज़ा जो ट्रेपेजियन ज़ोन है यानी कि TTG-Z जो है ताजमहल के चारों ओर, वो कितने वर्ग किलोमीटर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए ये है बताना है। तो इसके लिए सही जवाब है कि वो 10,400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और उसको संरक्षित करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। और 1998 में जो ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र का प्रदूषण प्राधिकरण का गठन किया गया था। और इसके लिए जो है कि जितने जो विश्व विशेष करके ताज ट्रेपेजियम जोन में 3 विश्व धरोहर स्थलों जैसे कि ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी को शामिल किया गया है। और नेक्स्ट है कि जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे जलरागी कोलाइड के नाम से जाना जाता है। और जल क्या है? तो हम जानते हैं कि जल एक यौगिक है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि गामा किरणें क्या होती हैं? तो गामा किरणों के विषय में आप जानते हैं कि एक उत्सर्जित एक ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं, यानी कि रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित जो है कि वो किरणें हैं। और नेक्स्ट है कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं, ये बताना है। तो इसका सही जवाब है यानी कि 38 अणु जो है कि ATP प्राप्त होते हैं। और नेक्स्ट है कि समुद्री खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? समुद्री जो खरपतवार होते हैं वो आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। और खाने वाला नमक जो कि सोडियम क्लोराइड होता है उसमें भी आयोडीन उसका भी एक महत्वपूर्ण घटक होता है। इस तरीके से नेक्स्ट है कि सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो सकता है? ये बताना है कौन सा रोग होता है। और ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब है। क्वाशियोरकर जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, यानी कि उसे सूखा रोग भी कह सकते हैं कि प्रोटीन की कमी से शिशुओं में सूखा रोग यानी कि मेरास्मस भी हो जाता है। इस तरीके से इसमें इसका सही जवाब इसके देख सकते हैं यहाँ से कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुँचता है। किसके द्वारा? तो जड़ों द्वारा जो अवशोषित जल होता है वो जाइलम के द्वारा पहुँचाया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। इसका 2 और प्रश्न है, यानी कि कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं? और इसमें आप देख सकते हैं इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि साइटोलॉजी कहते हैं। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल कर के कौन सा अम्ल बनाता है? तो इसके लिए सही जवाब है कि वो यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जल में घुल करके वो डाईहाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। तो ये टेस्ट सीरीज 6 का ये कुछ प्रश्न है BPSC बिहार SSC के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।